स्टूडेंट्स, बोर्ड्स का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इस समय सबसे सही चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है आप लोग के लिए रिवीजन। और इस ज़रूरी काम में आपका साथ देने आया है चॉक एंड डस्टर। मैं कवर करने जा रहा हूं केमिस्ट्री और आज केमिस्ट्री में हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जानकारी से पहले आप जान लीजिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किसके पार्ट है। तो ये पार्ट्स है एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स उस तरह के पार्टिकल्स को बोलते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही तरह का एटम पाया जाता है। तो एलिमेंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है मेटल का, दूसरा है नॉन मेटल का और तीसरा है मेटलॉइड्स का। मेटल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मेटल यूजुअली हार्ड और शाइनी सब्सटेंस होता है जो सॉलिड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्ट मरकरी, आपको सारे ही मेटल्स सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, और एक्सेप्ट ब्रोमीन सारे ही नॉन मेटल्स आइदर सॉलिड और गैस स्टेट में मिल जाएंगे आपको रूम टेम्परेचर पे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की ये तो हो गई बेसिक डिफिनीशन, बट इस चैप्टर में हमको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको जानना है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी या नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद मेटल को हम अर्थ से निकालते कैसे हैं, उसके मिनरल्स को, उसके ओर्स को और उसके एक्सट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस को। ये सारा चीज सुन के आप लोग को लग रहा होगा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट हम इस चैप्टर को कवर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट बहुत ही कम समय में, ताकि आपका रिवीजन सही तरीके से हो सके और आप बोर्ड के एग्जाम के लिए इस चैप्टर को तैयार कर सको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला चीज आएगा कि मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल होने का मतलब वो प्रॉपर्टी मेटल का जिसके कारण हम मेटल को लॉन्ग वायर्स के फॉर्म में इलोंगेट कर सकते हैं। जैसे आप कॉपर के वायर्स देखते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उस तरह के फॉर्म में अगर हम इलोंगेट कर पा रहे हैं मेटल को, तो वो इस प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है, डक्टिलिटी के कारण। लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मेटल चमकता है, मेटल का शाइनी अपीयरेंस आता है। उसके बाद मेटल हम जानते हैं कि जनरली सारा ही मेटल हार्ड होता है, कुछ कुछ मेटल है जो सॉफ्ट भी होते हैं जिसको हम एक्सेप्शन में डाल सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है, बट इसके अलावा जनरली मेटल को हम नाइफ से नहीं कट कर सकते। मेटल में एक प्रॉपर्टी होता है सोनोरिटी। इस सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण मेटल को जब भी हम किसी और मेटल से पीटते हैं, किसी और मेटल से वो कोलाइड करता है तो रिंग बेल का साउंड करता है, जैसे घंटी बजती है उस तरह का साउंड करता है। ये साउंड सोनोरिटी के कारण आता है। जनरली सारे ही मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा, ये चीज़ तो आप जनरली भी आपने आप दिमाग से भी लगा सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सारा मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही है और एक लिक्विड में है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता होगा रूम टेम्परेचर से, और काफ़ी हाई होता होगा तभी वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो जनरली सारा मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और एक चीज़ कि मेटल कंडक्टिविटी उसकी काफ़ी हाई होती है सारे ही मेटल्स की, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों ही को कंडक्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। मेटल के अंदर ही मेटल इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है, जिसके कारण हम उसको वायर में यूज करते हैं, और हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है। उसके अलावा मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिडिटी, जिसके कारण वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ये चीज़ तो आप जान रहे हो। एक और प्रॉपर्टी है मेटल की जिसका नाम है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी के कारण क्या होता है कि मेटल को हम थिन शीट में, पतले पतले शीट में, इस टाइप की हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कई मेटल के शीट्स देखे होंगे, थिन शीट्स देखे होंगे। इसी प्रॉपर्टी के कारण, मेलेबिलिटी के कारण ही मेटल को थिन शीट्स में ढाल सकते हैं पीट पीट के। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या है कि मेटल के रिएक्शंस, मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। बट हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि हम नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ही लेते हैं। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसी मेटल्स की है ठीक उसके पलट होगी। ठीक, जैसे मेटल आपको सॉलिड मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, कुछ नॉन मेटल आपको सॉलिड और कुछ नॉन मेटल आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे। मेटल मेलेबल होगा, मेटल को हम थिन शीट पे चेंज कर सकते हैं, बट हम नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। डक्टाइल होता है मेटल, मेटल को हम थिन वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसको हम खींच सकते हैं, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छा होता है। बट नॉन मेटल ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल को अगर आप खींचो तो नॉन मेटल टूट जाता है। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल होता है ब्रिटल, उसके लिए नाम है ब्रिटल।
नॉन मेटल का अपीयरेंस कभी भी शाइनी नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर डायमंड। कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होती है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होना ही है, बट नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होती और नॉन मेटल हार्ड भी नहीं होता। इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या? डायमंड, नॉन मेटल के केस में। उसके अलावा नॉन मेटल सोनरस नहीं होता। नॉन मेटल को अगर आप पीटोगे तो उससे रिंग बेल का साउंड नहीं आएगा। नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है काफ़ी, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, बट एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक, अब हम चलते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में कि मेटल रिएक्ट कैसे करता है। अच्छा, रिएक्ट करने से पहले हमको ना कैटेगराइज करना होगा कि भाई किससे रिएक्ट कर रहा है। हर चीज से तो एक समान रिएक्ट करेगा ही नहीं, अलग अलग चीजों से अलग अलग तरह का रिएक्शन देगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, दूसरे एसिड्स के साथ और दूसरे ही मेटल के साल्ट के साथ। एक मेटल है वो दूसरे मेटल के साल्ट के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, हमको ये चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। और कभी भी कोई भी मेटल का ऑक्साइड जो होगा उसका नेचर होगा बेसिक। उसको अगर हम पानी में डाल दें या तो वो बेस का नेचर शो करेगा, वो एसिडिक नहीं होगा। नॉन मेटल के केस में ठीक उलट हो जाता है। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और ऑक्साइड बनाए, उसको तुम पानी में डाल दो तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा। लेकिन मेटल में एक लोचा और है। वो लोचा ये है कि कुछ कुछ मेटल जो है ना बाबू, वो मेटल एसिड और बेस दोनों का नेचर शो करेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि वो एसिड अगर कोई बेसिक नेचर का है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, कोई एसिडिक नेचर है तो बेसिक के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा। ठीक उसका उल्टा, कोई बेसिक है तो एसिडिक के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा। लेकिन कुछ कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिड के भी साथ रिएक्ट करके साल्ट बना देगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट बना देगा। जैसे ये HCl है, ये एसिड है, और ये NaOH क्या है, बेस है। दोनों ही के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना दे रहे हैं, साल्ट बना दे रहे हैं। इस तरह के ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आपके बोर्ड में कई बार इस तरह का सवाल आ जाता है कि दो मेटल का ऑक्साइड दिया हुआ है, उन दोनों को हम आइडेंटिफाई करना है। कैसे हम आइडेंटिफाई करें, लेवल नहीं कर पाए, उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक दे दिया रहेगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही मेटल को क्या लिखेंगे कि हम दोनों ही मेटल का एसिड और बेस के, जाहिर सी बात है हम मेटल है तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेसिक नेचर का होगा। तो दोनों ही मेटल का अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवा दे तो आराम से वो साल्ट देगा। बट हम क्या करेंगे, दोनों ही मेटल का मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाए, और बेस के साथ जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो मेटल बेस मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर गया वो मेटालिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो जाएगा। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। जनरली जो हाइयर रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बनाते। इनका जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक ही नेचर का होगा। तो इस तरह से हम दोनों ही तरह के ऑक्साइड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बोर्ड्स में कई बार पूछा जाता है, हम लोग को आता रहता है बट हम लोग लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग उस तरह से सोचते ही नहीं है। दूसरा बात, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, बट कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में सॉल्यूबल होकर क्या बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। कहने का मतलब है कि बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक, और ये सब अल्कलीज बना के क्या करते हैं, अपना एक बेस फॉर्म करेंगे। यहां पे एक चीज ये, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि सोडियम का ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम का ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और ये एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है। इसमें अगर आप लिटमस डालो तो आराम से कलर ब्लू चेंज हो जाएगा या वायलेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम मेटल का रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ। तो कोई भी मेटल का वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसमें काफी लोचा है। ठीक है, हर मेटल वाटर के साथ एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। जो काफी हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर देता है, उस तरह के जो मेटल है वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। जैसे कि सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम क्या करेगा, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करके हीट दे देगा और आपका दे देगा क्या, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ठीक, और ये जो रिएक्शंस होते हैं काफी एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं।
उसके बाद जो आते हैं वो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स आते हैं, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। उसके भी नीचे की रिएक्टिविटी के मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, वो गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो मेटल के रिएक्शन हम वाटर के साथ जब देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होता है, इसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें से जो गैस रिलीज हो रहा है उसको हम एक डिलीवरी ट्यूब में कैद करके एक सॉल्यूशन से गुजार दे, सोप सॉल्यूशन से गुजार दे, और वहां पे क्या होगा कि हाइड्रोजन का बबल फॉर्म होगा। ठीक, इस बबल फॉर्मेशन से हम पहचान जाएंगे कि जो गैस रिलीज हुई है वो गैस हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई कोई मेटल क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे चिपक जाता है और उसके कारण वो मेटल क्या करने लगता है, वाटर के सरफेस पे तैरने लगता है। ठीक है, ये चीज हम कैल्शियम के साथ देखते हैं, ये चीज हम मैग्नीशियम के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैसे मेटल जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम। ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और काफी ज्यादा हीट रिलीज करेगा, काफी एक्सप्लोसिव नेचर का होगा। वहीं पे कैल्शियम होगा, कैल्शियम का रिएक्शन उतना वायलेंट नहीं होगा, इसमें हीट उतना ज़्यादा नहीं रिलीज होगा, बट ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। उसके बाद के जो मेटल्स है, जैसे हमारा आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वार्म मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और आराम से क्या करेगा, मैग्नीशियम के भी सरफेस पे जो है हाइड्रोजन गैस चिपकता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी उस पे फ्लोट करने लगता है। इसके भी नीचे के रिएक्टिविटी के अगर हम एलिमेंट्स को देखें, जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम, ये वार्म वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और बनाएगा क्या, अपना ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। तो वाटर का मेटल के साथ रिएक्शन आप अच्छे से समझ गए कि वाटर का मेटल के साथ हर मेटल का एक जैसा नहीं होता है। जिस मेटल का होता है वो किस तरह से होगा वो उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। जो बहुत हाई रिएक्टिव होगा वो ठंडे पानी के साथ भी कर लेगा, जो मीडियम रिएक्टिविटी का होगा वो वार्म वाटर के साथ करेगा, जो उससे भी लो रिएक्टिविटी का होगा वो स्टीम के साथ करेगा, वाटर जब भाप बन जाएगा उसके साथ करेगा, और कुछ कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, जैसे कि गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गया। उस तरह के मेटल जो काफी लो रिएक्टिविटी है या फिर नॉन रिएक्टिव उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं। अब हम देखते हैं मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। तो जनरली सारा ही मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, अच्छा डाइल्यूट एसिड यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि एसिड अगर ड्राई है, पानी में नहीं मिला हुआ है, तो वो जनरली अपना नेचर शो नहीं करता है। तो कोई भी मेटल है, जैसे जिंक है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करा तो अपना साल्ट बनाएगा, मेटालिक साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये है कि एक एसिड होता है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक, नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ना बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे कि जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका होता है नेचर क्या, कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए। तो जैसे ही ये मेटल, कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस बना, ये HNO3 क्या करेगा, उस हाइड्रोजन गैस को कर देगा ऑक्सीडाइज और बना लेगा क्या, वाटर। वाटर बनाने के बाद वो खुद रिड्यूस हो जाएगा या तो N2O के फॉर्म में या NO के फॉर्म में या NO2 के फॉर्म में। तो HNO3 बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए उसके साथ कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाता है। लेकिन इसमें दो मेटल ऐसा है बदमाश जो एक्सेप्शन है। उन दो मेटल्स का नाम है मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और वो तब होता है जब वेरी डाइल्यूट HNO3, बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तब मैग्नीज और मैग्नीशियम देता है हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस कोई और मेटल HNO3 के साथ नहीं देगा, बाकी सारे एसिड के साथ देगा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हमको देखना है कि एक मेटल दूसरे ही मेटल के साल्ट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्शन वो कंप्लीटली डिपेंड करता है हाईली रिएक्टिविटी सीरीज पे। तुम लोग ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होगे एक रिएक्शन जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था
कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता था, उसके साल्ट से रिप्लेस कर देता था। तो यहाँ भी वही होता है, कोई भी मेटल है अगर अपने से कम रिएक्टिव मेटल का साल्ट बना हुआ है, जैसे जिंक है और कॉपर का साल्ट बना हुआ, कॉपर सल्फेट बना हुआ, तो जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को हटा देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं कि आयरन है, वो कॉपर सल्फेट में आयरन का हम एक नेल कील डाले, ठीक, कांटी डाले, और जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा और हमको कॉपर वायर के फॉर्म में प्योर कॉपर हमको मिल जाएगा। उसका जैसे हम देख सकते हैं कि मेटल ए अगर मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट सॉल्यूशन ए का फॉर्म होगा और मेटल भी हमको प्योर मिल जाएगा। ये तभी होगा जब रिएक्टिविटी होगा ना, जो रिएक्टिविटी होती है ना बाबू, वो मेटल ए की ज्यादा होना चाहिए मेटल बी से। अगर मेटल बी का ही रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ए में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बी को उसके साल्ट से रिप्लेस कर दे, ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार सबसे बहुत अच्छी तरीके से जान लो। हम रिएक्टिविटी सीरीज को डिवाइड करते हैं 4 तरीके। एक जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, जिसके में आते हैं कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। उसके बाद जो मॉडरेट रिएक्टिविटी रखते हैं जिंक, आयरन और लेड। उसके बाद जो लो रिएक्टिविटी रखते हैं कॉपर, आयरन और सिल्वर। ये सब काफी लो रिएक्टिविटी रखते हैं, जनरली रिएक्ट करते नहीं है। और गोल्ड और प्लेटिनम को हम नॉन रिएक्टिव मेटल कह सकते हैं कि ये किसी से जनरली रिएक्शन करता ही नहीं है, इनका हमने रिएक्शन देखा ही नहीं है, इसलिए हम गोल्ड और प्लेटिनम को नॉन रिएक्टिव मेटल में डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद मेटल का रिएक्शन हमको देखना है नॉन मेटल के साथ। तो मेटल और नॉन मेटल तुम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा। क्यों, क्योंकि तुम देखे थे एसिड और बेस में भी जो चीज उल्टा एक दूसरे का रिएक्ट करता था, एसिड और बेस रिएक्ट करता था, क्या बनाता था, साल्ट बनाता था और वाटर बनाता था। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस क्या होता था, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या नॉन मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो अगर प्योर मेटल और प्योर नॉन मेटल ही रिएक्ट कर लिया तो वो क्या बनाएगा, वो साल्ट बनाएगा। मेटल्स की टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वहीं पे नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो मेटल और नॉन मेटल में जब रिएक्शन होगा ना तो बहुत सिंपल नहीं होगा, मतलब हमेशा ऐसा ही रिएक्शन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा हो, कंप्लीट एक्सचेंज हो रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसके भी रेंज में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी रेंज में नहीं। मेटल और नॉन मेटल का जब भी रिएक्शन होगा तो एक मेटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पहले कटायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, और एक नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बनाएगा। वो कटायन और अनायन एक दूसरे के साथ एक फोर्स के कारण रहता है, जिस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो चाहे सोडियम क्लोराइड हो, ठीक, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो, दोनों ही जगह पहले क्या हुआ है कि मैग्नीशियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और 2Cl- के आयन बनाए, ठीक। उसके बाद ये Mg2+ और ये 2Cl- मिलके बनाते हैं MgCl2। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना उनका नेचर काफी अच्छा होता है, काफी स्ट्रांग होता है। आयनिक बॉन्ड का नेचर इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनते ही है एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। और इसके अलावा जैसे इसमें तुम देख सकते हो कि जैसे ही आयनिक बॉन्ड किसी भी 2 कंपाउंड के बीच में बना तो उन कंपाउंड की मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके बीच के बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, और जैसे ही बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है तो उनको ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है। और आयनिक जो कंपाउंड होते हैं ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक एक सोडियम का आयन और एक एक क्लोरीन का आयन एक दूसरे से इतनी स्ट्रांग फोर्स के कारण बंधा हुआ है कि उनको अलग कर पाना मुश्किल है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। देख सकते हो 1074 केल्विन, करीब करीब 700 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है नमक का, मेल्टिंग पॉइंट है। और 1600 केल्विन, करीब करीब 1400 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है किसका, नमक का। तुम सारे ही आयनिक कंपाउंड का देख सकते हो, चाहे लिथियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, MgCl2 हो, ठीक। इसके अलावा तुमको एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो वो केवल और केवल
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ही बीच में बनेगा, ठीक। आयनिक बॉन्ड कभी भी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में नहीं बनेगा, उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल दोनों होना ही चाहिए। एक चीज ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, दूसरा चीज ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो गई तो वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, वो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? आयनिक बॉन्ड का फिजिकल नेचर है कि सॉलिड होगा और हार्ड होगा। हार्ड क्यों होगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। जो कटायन और एनायन है एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, उसके कारण उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ना ही, उसके एक एक एंटिटी को तोड़ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा ही। सॉल्युबिलिटी की जहाँ तक बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ऐसी होगी कि ये वाटर में तो सॉल्युबल होगा, ठीक, क्योंकि पोलर है। और ऐसे सॉल्वेंट जो नॉन पोलर है, जैसे कि किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक, उस तरह के सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा। और आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसी है कि जाहिर सी बात है इसमें आयन तो प्रेजेंट है, चूंकि बट ये सॉलिड स्टेट के अंदर वो आयन जो है मूवमेंट अलाउ नहीं रहता है, काफ़ी तेजी से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए रहते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में कोई भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और मोल्टेन या फिर अपने सॉल्यूशन के अंदर वो साल्ट सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स भी तुम लोग जान लो। तो नॉन मेटल का सीन ऐसा है कि नॉन मेटल जो है ना मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जब हम मेटल और नॉन मेटल के ही रिएक्शन में देख लिए, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक। इसके लिए हम एक ब्लैंक पेज लेके तुम लोग को समझाते हैं। कोई भी नॉन मेटल है, जैसे कि तुम एग्जाम्पल ले लो कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक, या फिर तुम ले लो कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक, ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्या? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और इनका नेचर कैसा होगा? इनका नेचर होगा एसिडिक नेचर। जैसे ही तुम इसको वाटर में डालो तो ये फटाक से H2CO3 बना लेगा, ठीक, एसिड बना लेगा, ठीक। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा जिनका नेचर एसिडिक होगा। दूसरी बात, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि खुद ही एसिडिक नेचर का है। नॉन मेटल दूसरे मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे क्या होगा कि रिएक्टिविटी हम देखेंगे, अगर रिएक्टिविटी अच्छी रही किसी भी नॉन मेटल की दूसरे मेटल से तो वहां पे रिप्लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। अब हम अकरेंस ऑफ मेटल्स देखते हैं कि मेटल पाया कहाँ जाता है। मेटल के बारे में हम इतना चीज पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, मेटल के साथ हमको करना क्या है वास्तव में, ठीक है। तो देखो बहुत सारा ऐसा मेटल है जो बहुत अलग अलग काम में आता है। बहुत मेटल ज्वेलरीज बनाने में आता है, बहुत मेटल अलग अलग डिफरेंट यूजेज आते हैं, बहुत आर्मरीज बनाने में आते हैं, बहुत मेटल शरीर के लिए ही जरूरी है। तो हमको मेटल के बारे में जानना तो जरूरी है। अब ये मेटल मिलता कहाँ से? जनरली हमको मिलता है मेटल अर्थ के क्रस्ट से, मतलब जो धरती है, धरती माता हमारी, उससे हमको मेटल मिलता है। और सी वाटर भी मेटल का एक सोर्स है जहाँ पे हमको सोडियम या मैग्नीशियम जैसे मेटल मिलते हैं जो कि साल्ट है। आप जानते हो कि समुद्र में साल्ट पाया जाता है, ठीक। तो उस साल्ट में पाए जाने वाले मेटल हमको सी वाटर से मिलते हैं। बाकी जनरली जो मेटल है हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है, ठीक। तो अर्थ क्रस्ट से वैसा चीज जिसके अंदर मेटल पाया जा रहा है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल पाया जा रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स को डिफाइन करोगे कि द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच नेचुरली अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। और वैसे मिनरल्स जिसके अंदर मेटल इस अमाउंट में प्रेजेंट हो, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, इतना प्रेजेंट हो कि हम अगर उससे मेटल निकाले तो हमको प्रॉफिट हो, ये नहीं हो कि घाटा हो जाए। जैसे कि मान लो अगर हम तुमको कह दिए कि यहाँ से तुम 4 किलोमीटर जाओ और तुमको ना वहाँ पे 10 रुपये का लड्डू फ्री में मिलेगा और 4 किलोमीटर जाने में ही तुमको 20 रुपया लग गया भाड़ा, तो तुम जाओगे, तुमको लड्डू तो मिल जाएगा लेकिन फायदा नहीं है, ठीक। तो तुमको ऐसा काम करो, ऐसा चीज, ऐसा मिनरल्स जहाँ पे अगर हम मेटल निकाले मेहनत करके, एक्सट्रैक्शन करके, तो हमको फायदा हो, प्रॉफिटेबल अमाउंट में निकले और कंसिडरेबल अमाउंट में निकले, ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। उस तरह के मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। तो एक चीज यहाँ से ये ध्यान रखना कि जितना भी ओर है वो सारा ओर मिनरल है, बट सारा वो मिनरल जो है वो ओर नहीं है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स एंड ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक। अब मेटल का एक्सट्रैक्शन का क्या प्रोसेस है?
तो मेटल का एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो भी मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हर मेटल को हम एक तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा ना, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं उसके साल्ट में और हम उसको अलग अलग करते हैं, एक कैथोड और एनोड पे जमा करते हैं। ठीक, दूसरा जो मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल है उसके लिए हम रिडक्शन का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक, जो लो रिएक्टिविटी का मेटल है वो जनरली हमको प्योर स्टेट में मिल जाता है, नहीं तो हम उसका ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिएक्शन करवा लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेटल का हम पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहले जो ओर होता है ना बाबू, उसका हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ओर होता है ना वो प्योर स्टेट में तो रहता है नहीं, ठीक है, उसके साथ बहुत सारी गंदगी रहती है और वो जो इम्प्यूरिटी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैंग्यू। क्या बोलते हैं, गैंग्यू। ठीक, उसको अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इनरिचमेंट। ठीक, या फिर कंसंट्रेशन। अब जब ओर का कंसंट्रेशन हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह का मेटल है। तो मेटल अगर हाई रिएक्टिविटी का है तो हम उसका सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे और हमको प्योर मेटल मिलेगा। ठीक, अगर लो रिएक्टिविटी का मेटल है तो हम देखेंगे कि उसका जो ओर है वो किस कैटेगरी का है। मतलब उसका जो ओर है जाहिर सी बात है साल्ट होगा, तो या तो सल्फाइड है या कार्बोनेट है। ठीक, किस तरह का है, और सल्फाइड ओर होगा तो हम रोस्टिंग करेंगे और रोस्टिंग करने के बाद हमको मेटल मिलेगा। ठीक, इसमें ना क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मीडियम या लो रिएक्टिविटी वाले में हमको ध्यान रखना है कि हमको किसी भी तरीके से ना मेटल का ऑक्साइड मिल जाए। ठीक, मेटल का ऑक्साइड मिल जाए, MXO मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेटल का जैसे ही ऑक्साइड मिल गया तो तुम लोग एक रिएक्शन जानता होगा जिसका नाम होता है क्या, रिडक्शन। पहला ही चैप्टर में पढ़ा होगा। एक एक चीज जो पढ़ा है ना हर जगह काम आता है। रिडक्शन हम क्या करेंगे ना, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। रिडक्शन होता ही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही रिडक्शन करवाए ऑक्सीजन निकल गया तो हमको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम किसी भी तरह से मेटल का क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दें। तो लो रिएक्टिविटी हो या मीडियम रिएक्टिविटी हो, हमको जिस तरह का साल्ट मिलेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो मीडियम रिएक्टिविटी में दो तरह का साल्ट तुमको मिल सकता है, या तो कार्बोनेट साल्ट मिल सकता है, ऐसा साल्ट जिसमें CO3 हो, या फिर सल्फाइड साल्ट मिल सकता है, ऐसा साल्ट जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट हो। ठीक, तो अगर कार्बोनेट साल्ट मिला तो हम उसके साथ एक प्रोसेस करेंगे कैल्सिनेशन, और सल्फाइड और मिला तो हम उसके साथ क्या करेंगे, रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है इस चीज को तुम काफी अच्छे से जान लो। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन है मेटल का ओर को कन्वर्ट करना किस में, मेटल के ऑक्साइड में, बाय हीटिंग इन द लिमिटेड एयर। बहुत ज्यादा एयर नहीं देना है, लिमिटेड एयर में अगर हम हीट करें तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन, और अगर एक्सेस एयर में हीट करें तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे सर, उस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग। इस दोनों ही प्रोसेस का मकसद एक ही है कि हमको क्या मिल जाए, हमको मिल जाए मेटल का ऑक्साइड। ठीक, अब मेटल का हमको ऑक्साइड मिला तो उसका हम करवा देंगे रिडक्शन। रिडक्शन करवाने से मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होगा, और ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद हमको मिल जाएगा प्योर मेटल। ठीक, एक एक चीज को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ठीक, तो हमको मेटल अगर लो रिएक्टिविटी का है तो उसके लिए हमको क्या करना है कि ऑक्साइड मिला तो उसको हम सिंपली हीट करेंगे तो हमको मेटल मिल जाएगा और नॉन मेटालिक ऑक्साइड अपना बन जाएगा। ठीक, दूसरा बात, अगर कभी कभी हमको क्या रहेगा, हमको कार्बन के साथ रिड्यूस भी करवाना पड़ जाएगा। ये काम हम मीडियम रिएक्टिविटी वाले के मेटल के साथ करेंगे। ठीक, अब हमें उसमें देखना है कि रोस्टिंग किए तो रोस्टिंग में क्या होगा कि रोस्टिंग हम केवल सल्फाइड ओर के साथ करेंगे और कैल्सिनेशन हम केवल कार्बोनेट ओर के साथ करेंगे। ठीक, कैल्सिनेशन में हम देख सकते हैं कि जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, उसको हम हीट कर रहे हैं लिमिटेड एयर में तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और यहीं पे रोस्टिंग में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्सेस एयर है, यहाँ पे है एक्सेस एयर प्रेजेंट है। ठीक, दोनों ही का मकसद है कि हमको क्या मिले, मेटल का ऑक्साइड मिले, और इस ऑक्साइड को हम करेंगे क्या, कार्बन के साथ रिडक्शन करवाएंगे, और कार्बन के साथ रिडक्शन करवाने के बाद हमको मिलेगा जिंक प्योर मेटल और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तरीका और अपना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि अगर मान लो तुमको ऐसा मेटल का ऑक्साइड है जिससे हाई रिएक्टिविटी का मेटल तुम्हारे पास इजीली अवेलेबल है, तो तुम क्या करोगे, तुमको चाहिए तो लो रिएक्टिविटी वाला मेटल, क्योंकि जिसका तुम करवा रहे हो एक्सट्रैक्शन वही वाला मेटल चाहिए, तो तुम क्या करोगे, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल को डाल दोगे तुम उस सॉल्यूशन में। ठीक, और उसके बाद वहां से क्या होगा
तुम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल का जैसे ही रिएक्शन करवाओगे कि किसी भी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल से तुम जैसे ही लो रिएक्टिविटी वाले मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाओगे तो वो क्या करेगा, लो रिएक्टिविटी वाला मेटल अलग हो जाएगा और हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल अपना ऑक्साइड बना लेगा। तो इस चीज़ को तुम लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं, सारा मकसद देखिए कि हमको किसी भी तरह से ले आना है मेटल के ऑक्साइड पर और उसके बाद वहाँ से हमको उसका रिडक्शन करवा देना है या फिर सिंपल हीटिंग करवा देना है। और हाई रिएक्टिविटी वाले के केस में हमको ये काम करना है, हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस से ही हमको प्योर मेटल मिलेगा, वहाँ पे रिडक्शन से काम नहीं चलेगा। ठीक, जो टॉप रिएक्टिविटी का है वहाँ पे हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें क्या होगा, जो कैथोड है वहाँ पे तुमको प्योर मेटल मिल जाएगा और जो एनोड है वहाँ पे नन मेटल मिल जाएगा। रिएक्टिविटी किसकी हाई होती है, रिएक्टिविटी हाई होती है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, इस तरह के मेटल का। इस तरह का मेटल हम लोग करते हैं उसके साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस और उससे हमको मिलता है। अब जो भी मेटल हमको एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से निकला वो सारा का सारा मेटल एकदम प्योर मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए एक चीज करना होता है जिसको बोलते हैं क्या, रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग कैसे करेंगे, तो रिफाइनिंग करने का ना बहुत तरीका है, बट सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि हम जो मेटल हमको मिला है उसको हम डाल दिए उसके साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन में डाले और वहां पे क्या होगा, जितना भी इम्प्यूरिटीज होगा, जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी उसमें ये फ्लो करवाए, जितना भी इम्प्यूरिटीज होगा सारा का सारा एनोड मड के फॉर्म में जमा हो जाएगा नीचे और जो तुमको मिल जाएगा वो चीज होगा प्योर मेटल। ठीक, अच्छा, कैथोड, एनोड, एनोड मड, ये सारी चीजें तुम लोग समझते हो। कैथोड क्या होता है, कैथोड वो पॉइंट होता है जहां पे तुमको किसी भी चीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, जहां पे तुमको प्योर मेटल मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा। ठीक, तो इन सारे ही टॉपिक्स के साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इससे पहले एक टॉपिक और है जो चीज़ तुम लोग को जानना बहुत जरूरी है, तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी इस चीज़ को पढ़े होगे, कोरोजन और रेंसिडिटी। इस चैप्टर में हम कोरोजन को देखते हैं। कोरोजन सिंपली होता है ऑक्सीडेशन, और इससे क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस खराब हो जाता है, जंग लगना। तुम ये चीज़ लोहा के साथ तुम लोग काफ़ी बार देखे होगे कि लोहा को जैसे ही हमने मॉइस्चर में छोड़ा या फिर उसके ऊपर एसिड डाला तो उससे वो क्या हो रहा है, खराब हो जा रहा है। कोरोजन को रोकने का क्या क्या उपाय है, जाहिर सी बात है मेटल है वो रिएक्शन कर रहा है किसी से, तो अगर हम उसका कांटेक्ट ही तोड़ दे मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, बाहरी इन्वायरमेंट के साथ, तो वो रिएक्शन होगा नहीं। तो इसके लिए हम कोटिंग करवा सकते हैं जिंक से। जिंक से जो कोटिंग करवाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। हमने जिंक का कोटिंग कर दिया, उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा कि वो मेटल रिएक्ट नहीं करेगा मॉइस्चर से या एयर के साथ। अच्छा, जिंक का ही कोटिंग क्यों करेंगे, जिंक से ही क्या फायदा है, क्योंकि जिंक जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास स्टीम तो हमेशा अवेलेबल रहता नहीं। ठीक, ऑयलिंग कर सकते हैं या फिर हम लोग ग्रीस लगा सकते हैं या फिर गैल्वेनाइज, हम लोग पेंट वगैरह भी कर सकते हैं। ये सारे तरीके होते हैं मेटल को कोरोजन से बचाने का। ठीक, कोई भी मेटल कोरोड होता है तो उससे उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है, और वो ऑक्साइड क्या करता है, उस मेटल की सारी क्वालिटी, जो हमको काम है मेटल का, मेटल ऑक्साइड बन गया। तो मेटल ऑक्साइड हमारे कोई यूज का है नहीं उस समय, तुमको चाहिए लोहा, लोहा से तुमको गेट बनाना है और बन गया वो मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ऐसा आयरन ऑक्साइड का क्या करोगे, तो कोरोजन को रोकना जरूरी है। इस चैप्टर को एक बार हम पूरी तरह से फिर से समराइज कर देते हैं। इस चैप्टर में तुमको ध्यान रखना है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्या क्या है, सोनोरिटी है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, सॉलिडिटी है, लस्ट्रस है। ठीक, सेम है इसके उलट नॉन मेटल में है। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, अदर मेटालिक साल्ट के साथ रिएक्शन, एंड अदर मेटालिक साल्ट के साथ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीजन के साथ सारा मेटल रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। वाटर के साथ हर मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा बेस्ड ऑन दियर रिएक्टिविटी। जो अच्छा मेटल होगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा एक्सप्लोसिव नेचर का। जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिविटी होगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव नेचर नहीं देगा, जो कैल्शियम है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर के सरफेस पे फ्लो भी करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बबल उसके साथ चिपक जाता है। उसके नीचे का जो रिएक्टिविटी वाला मेटल है जैसे मैग्नीशियम, वो वार्म वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा। उससे नीचे का जो जिंक, एल्यूमिनियम सब है वो सब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। उसके नीचे वाला वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। एसिड के साथ रिएक्शन में सारा ही मेटल सारा एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और मेटालिक साल्ट बनाता है।
बट नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है उसके साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करके मेटालिक साल्ट और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। इसका कारण है कि HNO3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें 2 मेटल एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे तुम लोग को याद रहेंगी, तभी बोर्ड के एग्जाम में तुम लोग अच्छे से करोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। दूसरा, नॉन मेटालिक साल्ट के साथ मेटालिक साल्ट के साथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिविटी वाले मेटल के साल्ट से उसको रिप्लेस कर देगा और अपना साल्ट बना लेगा, हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। इस मेथड का यूज हम एक्सट्रैक्शन में भी करते हैं। नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता नहीं है, एसिड के साथ होता नहीं है, ऑक्सीजन के साथ होकर ऑक्साइड बनाता है जो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे आते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में ओर क्या होता है और मिनरल क्या होता है। मिनरल वो चीज़ होता है जो कंटेन करता है मेटल को, और ऐसा मिनरल होता है जो कंसिडरेबल अमाउंट, प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेटल कंटेन करता है, ताकि हम उससे अगर मेटल निकालें तो हमको प्रॉफिट हो, ठीक। उस चीज़ को ओर बोलते हैं। गैंग्यू उसको बोलते हैं जो इम्प्यूरिटीज ओर के साथ लगा हुआ रहता है, जिसमें मेटल नहीं रहता है, उसको गैंग्यू बोलते हैं। उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन करते कैसे हैं, तो एक्सट्रैक्शन डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पे। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा उसके ओर को हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसके साल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हमको प्योर मेटल मिलेगा। जो लो रिएक्टिव वाला मेटल होगा उसके ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, रिएक्टिविटी मिलेगा। ऑक्साइड नहीं रहेगा तो उसका रिडक्शन करवा के ये करवाएंगे, उसका रोस्टिंग करके ऑक्साइड में चेंज करेंगे, फिर ऑक्साइड को सिंपली हीट की। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल होगा उसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है, ठीक। कार्बोनेट ओर होगा तो कैल्सिनेशन करवाएंगे, लिमिटेड एयर में हीटिंग करेंगे, और सल्फाइड ओर होगा तो हम एक्सेस अमाउंट ऑफ हीटर में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे और रोस्टिंग करेंगे। दोनों ही चीज़ का मकसद एक ही है कि हमको मेटल का ऑक्साइड मिले। मेटल का ऑक्साइड जैसे ही मिला हम कार्बन के साथ उसका रिडक्शन करवा दिए, और रिडक्शन के बाद हमको क्या मिल गया, मेटल। जो भी मेटल हमको मिला वो प्योर नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम एक चीज़ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, जिससे हमको सारा जो इम्प्यूरिटी है वो एनोड मोड में जमा हो जाता है, और उसके बाद हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है प्योर मेटल। उसके बाद तुमको ध्यान रखना है, एक टॉपिक है जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन होता क्या, कोरोजन बेसिकली होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें मेटल मॉइस्चर या एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जिंक से कोटिंग कर सकते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हम इसको पेंट कर सकते हैं, उससे हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से ध्यान रखो तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन मेटल और नॉन मेटल का बन जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, और अगले वीडियो का वेट करो, हम लोग सारा ही टॉपिक का वीडियो लाते हैं तुम्हारे एग्जाम से पहले। थैंक यू।